मिसेस ओलिवर once said, रिवर इज नॉट जस्ट एन एमेनिटी, इट्स अ ट्रेजर। यानी कि नदियां केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि नदियां अपने आप में एक खजाना है। आपने सुना होगा रोडवे, रेलवे, वाटरवे। जब मैं इन चीजों का नाम ले रहा हूं तो आपने बचपन का याद करो और उस किताब को याद करो जब आप पढ़ा करते थे और ये सुना करते थे कि वाटरवे इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटरवे अपने आप में बहुत बेनिफिशियल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि अगर जब आप रोड बनाते हो तो आप पेड़ काटते हो। जहां पर आप रोड बनाते हो तो वहां पर आपको पैसे लगाने पड़ते हैं और बहुत खर्चा होता है रोडवेज को डेवलप करने में। सिमिलरली फॉर द रेलवेज, क्योंकि वो पटरियां बिछानी पड़ती है। पर वाटरवे के अंदर नदियां ऑलरेडी बनी हुई है, बस वहां पर थोड़े से खर्चे के अंदर आप बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। साथ में उसके अंदर इकोलॉजिकल कॉस्ट बहुत मिनिमल है। इतना ही नहीं, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह शिप को लेके जाओगे तो वो पॉल्यूशन कम करेगी और वो सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। इस कारण से इनलैंड वाटरवे इज सो कॉल्ड एज अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री। पर भारत के अंदर अभी तक ये इनलैंड वाटरवे इतना डेवलप नहीं था। अभी तक हम लोग रोडवे को डेवलप कर रहे थे, पर धीरे धीरे करके भारत के अंदर इनलैंड वाटरवे को डेवलप किया गया, नेशनल वाटरवेज डेवलप हुए। और रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र को वाटरवे से जोड़ा जा रहा है, वो भी बांग्लादेश के अंदर आते हुए। यह अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है। यह अपने आप में जियोपॉलिटिकल रूप से भी, इकोनॉमिकल रूप से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सारी चीजों को हम लोग इस सेशन में समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PPT PDF आपको यहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप यहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। और अनअकैडमी पे अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो इट्स अ हाई टाइम, अभी सब्सक्रिप्शन के ऊपर ऑफर अवेलेबल है। आपको कोड यूज करना है SRC10, जिसके बाद में आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर ऑफर मिलेंगे और आपको ऑप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ये ऑफर 12 मार्च तक अवेलेबल है, तो जाओ सब्सक्राइब करो, कोड का यूज करोगे SRC10, जिसके बाद आप लोगों को पर्सनल मेंटरशिप मेरे द्वारा दी जाएगी। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या। हुआ कुछ ऐसा है कि एक शिप है, एक वेसल है, जो कि इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। इस वेसल का नाम है MV लाल बहादुर शास्त्री। यह है जो कि अभी अभी 200 मेट्रिक टन फूड लेके, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का फूड था, ये लेके ये पटना से चली और पटना से होते हुए बांग्लादेश होते हुए दुबरी होते हुए आई है ब्रह्मपुत्र के अंदर, यानी कि आसाम के गुवाहाटी के पांडु में। यानी कि आप एक बात समझो कि ये जो कनेक्शन है, ये गंगा वाला नेशनल कनेक्शन नेशनल वाटरवे 1 कहलाता है और नेशनल वाटरवे 2 कहलाता है ये वाला कनेक्शन जो ब्रह्मपुत्र वाला है। इन दोनों को जोड़ा गया है बांग्लादेश के जरिए होते हुए, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है। क्यों अभी तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है? क्योंकि अभी तक आप कनेक्शन देखते थे तो अभी तक ये रोड से कनेक्शन हम लोगों को देखने को मिलता था। नॉर्थ ईस्ट का मेनलैंड से कनेक्शन रोड से था और वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से था, जो कि चिकन नेक पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अगर चाइना यहां पर आता है तो वो अगर इन जगहों पर अटैक करता है तो हमारा कनेक्शन डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट से टूटेगा। ऐसे केस में ये एक बैकअप ऑप्शन के रूप में भी देखा जा सकता है और ऐसी ही कई सारी चीजों के रूप में देखा जा सकता है। पर पहले ये समझो कि जहाज किस तरीके से चला। तो इस जहाज को सबसे पहले पटना से लेके जाया गया। ये कोलकाता हल्दिया, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, वहां चला। बिहार से पहले वेस्ट बंगाल में आया, उसके बाद ये गया बांग्लादेश के अंदर, मोंगला खुलना होते हुए, नारायणगंज होते हुए, ये सिराजगंज होते हुए, फिर दुबरी के अंदर वापस भारत में आ गया। और भारत के अंदर आने के बाद में पांडु के अंदर ये एंटर किया, जिसके बाद में ये वेसल ने लगभग 2350 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल किया। ये डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट के आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय को वाटरवे से बांग्लादेश से जोड़ेगा और दूसरा यहां पर मेनलैंड इंडिया से भी वाटरवे के जरिए जोड़ेगा। इतना ही नहीं, आप एक और चीज समझो तो एक और यहां पर रूट बनाया गया है, जो कि करीमगंज होते हुए इधर की तरफ जाता है मणिपुर, मिजोरम की तरफ, जो कि इन रीजन को भी कनेक्टिविटी यहां से देता है। और रिसेंटली ये वाला रूट जो है वो शुरू किया गया, जिसके स्वागत के अंदर कई सारे लोग आए साहब। इसके अंदर हम लोग को देखने को मिला यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, गुवाहाटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन यहां पर आए हुए थे।
सवाल उठता है कि हम लोगों ने बांग्लादेश से ये चीज कैसे कर ली, हम लोगों ने हमारी शिप को बांग्लादेश से कैसे निकाला। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में 1972 में एक प्रोटोकॉल हुआ था, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल, और उसी के जरिए उसी को रिन्यू किया गया था प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड के अंदर 2015 में 1972 वाले प्रोटोकॉल को ही रिन्यू किया गया था, जिसके तहत कोलकाता, हल्दिया और ये सारे रीजन जो मैंने आपको बताया, खुलना, मोंगला, ये सारे रीजन के जरिए हम लोग कनेक्शन दे सकते हैं। इतना ही नहीं, यहां पर जो भी खर्चा आता है वो इंडिया बांग्लादेश आपस में शेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज। रिसेंटली आप देखोगे तो ये जो डेवलपमेंट हुआ इसके अंदर दो अलग अलग रूट मैंने बताया। एक रूट कौन सा है, ये वाला है जो कि आसाम की तरफ जा रहा है, दूसरा रूट ये वाला है जो कि इधर मणिपुर मिजोरम की तरफ आता है। ये वाला जो रूट है इसके अंदर ये सिराजगंज से लेके दाइखोवा जो कि बांग्लादेश के अंदर है, यहां पर नेविगेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, इसे भारत ने डेवलप किया, यहां की नेविगेबिलिटी को अच्छा किया। इतना ही नहीं, यहां पर नारायणगंज से लेके आशुगंज तक भी वही हाल था, इसे भी भारत ने डेवलप किया। और इस समय पे जब डेवलपमेंट हुआ तो 305.84 करोड़ रुपीस खर्चा हुए थे, जिसका 80% तक का खर्चा भारत ने उठाया था इस समय पर। और इस तरीके से क्योंकि भारत ने भी यहां पर डेवलपमेंट किए हैं, भारत के इंटरेस्ट यहां पर है, इस कारण से ये सारी चीजें की गई। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो चीज की गई है इसके बेनिफिट क्या है। इसकी वजह से सबसे पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र डायरेक्ट जुड़ रही है, यानी कि नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 डायरेक्ट जुड़ रहा है। इतना ही नहीं, भारत की दो सबसे बड़ी नदियां अभी जुड़ती हुई दिखाई देगी बाय नेशनल वाटरवेज, बाय इनलैंड वाटरवेज। इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक अपना अलग बेनिफिट है। आप अगर देखोगे तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जो कि आजादी के पहले पूरा आसाम हुआ करता था, ये सारे राज्य बाद में बने हैं। अभी के लिए मैं कह रहा हूं ये पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो आसाम है। एक समय पे क्या था कि जो आसाम था इसकी पर कैपिटा इनकम पूरे भारत में सबसे ज्यादा थी इंडिपेंडेंस के दौरान में, क्योंकि यहां से चाय, टिम्बर जैसी कई सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी। अब जब चाय, टिम्बर वगैरह एक्सपोर्ट होती थी तो वो बहुत सस्ते दामों में होती थी, क्योंकि यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का कनेक्शन था, और ब्रह्मपुत्र नदी से ही ये लोग कहां जाते थे, ये बांग्लादेश से होते हुए यहां से एक्सपोर्ट किया करते थे। पर हुआ क्या कि जब देश आजाद हुआ तो देश के आजाद होने के बाद में ये रीजन जो है वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया, जिसके कारण से ये वाला कनेक्शन जो है वो टूटा, थोड़े समय के लिए टूटा, वापस रिवाइव हुआ। पर 1965 के युद्ध के बाद में ये कंप्लीटली यहां से जो ट्रांजैक्शन है वो बंद हो गया, और उसके बाद में जो ट्रांजैक्शन होता था वो रोडवे के जरिए होता था, सिलीगुड़ी कॉरिडोर वगैरह के जरिए। अब आप एक बार यहां देखो, एक बार इधर देखो, यहां पर कोई सी वस्तु है जो बनी है, उसे रोड से चलाकर इतना घुमा के ऐसे करके कोलकाता लाके फिर एक्सपोर्ट करना जहाज के जरिए अपने आप में बहुत महंगा है। ये जो वाटरवे होगा ये क्या कर रहा है, ये वाटरवे डायरेक्ट ये कनेक्शन दे रहा है, एक तो ये कनेक्शन दे रहा है, एक ये कनेक्शन दे रहा है, जिसके कारण से वो जो पुराना समय है आसाम के वाटरवे का वो लौट के आएगा, जिसकी वजह से आसाम और यहां पर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगी और ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल बहुत है चीजों को लेकर, क्योंकि फॉरेस्ट गुड जो है वो यहां पर बहुत अच्छे हैं। पर अभी आपको देखने को मिलता था कि घूम के सामान आता था सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। इतना ही नहीं, ये एक अपने आप में स्ट्रेटेजिक मूव भी है, क्योंकि आप देखोगे तो चाइना से हम लोगों को सबसे ज्यादा एक खतरा ये रहता है कि चाइना जो है वो ये चिकन नेक पॉइंट के ऊपर अटैक करेगा अगर, तो उसकी वजह से हमारा कनेक्शन टूट सकता है नॉर्थ ईस्ट रीजन से। अब अगर हम लोग बांग्लादेश के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बढ़ाते हैं तो डायरेक्ट कनेक्शन मेनलैंड इंडिया से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जुड़ता है, जिसके कारण से ये वाला खतरा जो है वो खत्म होता है। इतना ही नहीं, नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 की तो कनेक्टिविटी मिली ही है, पर अभी तक क्या होता था, रोड रेल इनका प्रयोग होता था। जब रोड रेल इनका प्रयोग होता था नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के अंदर, तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता था कि इकोलॉजिकल खराब होती है। और आप नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे तो यहां पर आपको जंगल है, यहां पे आपके ट्राइब्स हैं, ठीक है, इकोलॉजिकली बहुत फ्रेजाइल जगह है, क्योंकि यहां पर आपको जो हिमालय है वो टर्न होते हुए दिखेगा। हिमालय के एक्सटेंशन हम लोग को यहां पर देखने को मिलते हैं। जब ये हिमालय के एक्सटेंशन है इस कारण से यहाँ की इकोलॉजी बहुत फ्रेजाइल है, और रेलवे और रोडवे को यहां पर बनाना वो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल नहीं है। यहां पर वाटरवे का प्रयोग करना इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव और बहुत ही अच्छा है। अगर आप समझोगे तो इकोनॉमिकली बेनिफिट है, इकोलॉजिकली बेनिफिट है। इतना ही नहीं, आने वाले समय के अंदर आप अगर यहीं पे देखोगे तो यहां पर आपको नेपाल, भूटान वगैरह दिखेंगे। नेपाल और भूटान को भी हम लोग कनेक्शन देके एक मल्टीलेटरल
ट्रेड जो है वो यहां से कर सकते हैं, इस रूट से कर सकते हैं। और ये रूट जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक नेशनल वाटरवे 2 जो था उसको डायरेक्टली समुद्र से कनेक्शन नहीं मिल रहा था, इसके जरिए समुद्र से भी कनेक्शन डायरेक्ट मिलेगा। अब इनलैंड वाटरवे जरूरी क्यों है? तो मैंने बताया कि इकोलॉजिकली अच्छा है, ये इकोनॉमिकली अच्छा है। इसी कारण से आप देखोगे ना तो चाइना वगैरह इन सारे देशों को देखो, आप यूएसए को देखो, आप यूरोप को देखो, आप चाइना को देखो, आप जर्मनी को देखो, आप बांग्लादेश को देखो, ये सब लोग वाटरवे का प्रयोग करते हैं। क्योंकि वाटरवे अपने आप में एक बहुत चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसके कारण से जो सामान इनके जरिए जाता है वो अपने आप सस्ता होता है और इनके सामान जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटेटिव रहता है। आप देख रहे हो डेवलप्ड कंट्रियों के अंदर कितना यूज इनलैंड वाटरवे का किया जा रहा है। वहीं अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में केवल 0.5% ही इनलैंड वाटरवे का प्रयोग किया जाता है, जबकि भारत के अंदर इतनी नदियां हैं, भारत के पास में इनलैंड वाटरवे को एक्सप्लोर करने का, उसको यूज करने का बहुत पोटेंशियल है। तो इट्स अ हाई टाइम कि हम लोगों को हमारे इनलैंड वाटरवे के पोटेंशियल का यूज करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसके जरिए भारत के अंदर व्यापार बढ़ेगा, भारत का सामान जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटेटिव होगा, इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा, इकोलॉजिकली बेनिफिट होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके क्या व्यू हैं इनलैंड वाटरवे के लिए, आप वो व्यू अपने कमेंट के अंदर लिख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को कॉम्बैट के अंदर इनरोल करना है तो आप बिल्कुल से कर सकते हो विद द कोड SRC10। अभी 27 मार्च को एक कॉम्बैट होने वाला है, यहां पर 15 करोड़ तक के ऑफर अवेलेबल हैं, तो जाओ यहां पर इनरोल करो। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन पे भी ऑफर अवेलेबल है। ऑफर जो है वो केवल 15 मार्च तक ही है। अगर आप कोड यूज करोगे SRC10 तो उसके बाद में आप लोगों को पर्सनली मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी। यहां पर आपको ऑप्शनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करना है दोस्तों? SRC10। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।